ओपीएस एनपीएस के बाद केंद्र सरकार यूपीएस लेके आई है। यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस पर हम बात करेंगे। सोमेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। सर, संवाद लाइव पे स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ओपीएस एनपीएस के बाद ये यूपीएस आया है, क्या है ये? और आपने एक रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सबमिट की है, उस रिसर्च में क्या चीज़ें हैं और उसका इन तीनों से क्या चेंज है, इन तीनों स्कीम से? देखिए, ओपीएस एनपीएस 2004 में आई थी। अब केंद्र सरकार ने यूपीएस के नाम से एक स्कीम लाई है, जो आप कह सकते हैं कि जो हमारा एनपीएस था उसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको प्रेजेंट किया है। हमारी जो रिसर्च थी उसमें ये था कि जो प्रेजेंट हमारा स्ट्रक्चर एनपीएस का है, इसी एनपीएस स्ट्रक्चर में ही हम अपने कर्मचारी को रिटायरमेंट पर 50% का पेंशन, उसका अपना कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट, और साथ साथ में उसको हम मेडिकल बेनिफिट की सुविधा 70 साल की उम्र तक दे सकते हैं। क्योंकि 70 साल के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है ये आयुष्मान कार्ड योजना उनके लिए अनिवार्य कर दिया है। तो 70 साल तक के लिए जो हम रिटायर्ड हो चुके हैं उन पर और उनके डिपेंडेंट के लिए मेडिकल हेल्थ की सुविधा भी इससे हम दे सकते हैं। हमारा जो शोध अनुसंधान कार्य था, इसमें हमने जो है जो कंट्रीब्यूशन हमारा है और उस पर जो इंटरेस्ट है उसको लेकर के हमने उसमें एग्जाम्पल सेट किया है 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के एवरेज प्रीमियम की बेसिस पर। रिटायरमेंट के समय ये फंड हमारा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि विद इंटरेस्ट रिटायरमेंट पर हमको ये पूरा मिल जाए, जो भी कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसमें से जो उसका फंड है उसमें से 10% केवल उस अमाउंट से काट करके उसको हम मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए जो हमारी 4 हेल्थ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस हैं उनको एरिया वाइज डिवाइड करके उनको अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में उनको हम दे देते हैं तो 70 साल की उम्र तक उसको हम मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस पर शासन पर ना कोई व्यय भार आएगा और ना ही उस कर्मचारी और उसके डिपेंडेंट परिवार पर कोई व्यय भार आएगा। इसके साथ ही दूसरा फ़ायदा होगा कि जो हमारे ये इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं ये भी जो है ग्रूम करेंगे, क्योंकि इनके पास प्रीमियम अमाउंट निश्चित रूप से हर साल अपने पास इतना अमाउंट आता रहेगा। अब बात आती है कि सरकार अपने पास से पेंशन कैसे दे। तो जो सरकार अभी तक 14% कंट्रीब्यूशन दे रही थी और अब करीब 18.5% कंट्रीब्यूशन देंगे। अगर सरकार एक निश्चित इस पर हम रिटर्न मान लें, जैसे कि जो एनएससी पर जो 7-7.5% सरकार जो कहती है कि हम उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, अगर उसी की एनुटी बेसिस पर इसी सरकार के कंट्रीब्यूशन को इसमें अगर इन्वेस्ट मान लिया जाए तो ये भी एक जो है बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, जिसके इंटरेस्ट से ही हम उसको जो है 50% का पेंशन जिंदगी भर उसको हम दे सकते हैं। और जो 10% का कंट्रीब्यूशन मेडिकल बेनिफिट के लिए किया गया था वो हम मेडिकल सेक्टर के लिए जो हमारी 4 सब जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको अगर प्रीमियम के रूप में दे दिया जाए तो सरकार पर और कर्मचारी पर मेडिकल हेल्थ के लिए रिटायरमेंट बाद कोई भी व्यय भार नहीं आएगा और इससे मेडिकल सेक्टर भी बूम करेगा और हमारे कर्मचारी रिटायर अवकाश लेने के बाद और उनके फैमिली भी इस लाभ से सुनिश्चित रहेंगे हमेशा, और जीडीपी पर भी हमारा इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। सर, ओपीएस में जो स्कीम है ओपीएस की, उसमें कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसके द्वारा जो उसका जो पैसा कटता था उसको पूरी तरीके से कर्मचारी को दे दिया जाता था। इस पेंशन सरकार की तरफ से उसको दी जाती है। एनपीएस में इस चीज़ को 40 और 60 का रेशियो कर दिया गया। 40% कर्मचारी का रोक के उसको पेंशन स्कीम में डालकर उसको दिया जा रहा है, जिसका लगातार विरोध भी हो रहा है। यूपीएस में इन दोनों से क्या बेहतर है, खासकर कर्मचारियों के लिए, जिससे कि वो इस स्कीम के आने के बाद उनकी नाराज़गी आपको लगता है कि क्या कम हो सकती है? नहीं, यूपीएस में चीज़ें तो कुछ तो ठीक है,
एनपीएस से सुधार तो किया गया है, क्योंकि 50% का पेंशन जो फिक्स कर दिया गया है, मिनिमम 10,000 रुपीज़ का पेंशन फिक्स कर दिया गया है, जो कि एनपीएस में ये गारंटीड नहीं थी। हमारी रिसर्च में भी यही है कि 50% पेंशन उनको हम केवल उसके इंटरेस्ट से हम पेमेंट कर सकते हैं। और मेडिकल तो हमने बता ही दिया कि 10% कंट्रीब्यूशन रोक करके उनको हम मेडिकल बेनिफिट भी दे सकते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में सर जो कर्मचारियों का जो कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट होता था, रिटायरमेंट पर मिल जाता था। हमारे रिसर्च में भी यही है कि रिटायरमेंट पर कर्मचारी का पूरा पैसा विद इंटरेस्ट उसको दे दिया जाए। अब जो सरकार अभी तक ओपीएस में जो था कि सरकार अपने पास से पेंशन देती थी, कहती थी मेरे पर फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, तो लेकिन सरकार जो एनुअली जो 18.5% अब कंट्रीब्यूशन करने के लिए बात कह रही है, पहले एनपीएस में 14% था, वो भी सरकार पर एनुअली फाइनेंशियल बर्डन तो पड़ ही रहा है। अगर इसी अमाउंट को हम एन्युटी बेसिस पर एक्यूमुलेट कर लें और इन्वेस्ट करते रहें, पोस्ट ऑफिस का हम मिनिमम रिटर्न ही मान लें जो हमारा एनएससी पर दिया जा रहा है, तो वही अमाउंट ही एक्यूमुलेटेड अमाउंट एक बहुत बड़ी फंड हो जाएगी। और उस फंड से ही हमारा जो सरकार का पोस्टल डिपार्टमेंट है वो भी रिच हो जाएगा और मेडिकल बेनिफिट तो मिलेगा ही। तो सारी ओपीएस से ज़्यादा हम सुविधाएं हम अपने शोध के अंतर्गत अपने एम्प्लॉइज़ को दे सकते हैं। जो उसमें मेडिकल बेनिफिट नहीं है, हम मेडिकल बेनिफिट भी दे सकते हैं। सरकार पर कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन पेंशन का नहीं आएगा। और जो 18.5% सरकार कंट्रीब्यूशन की बात कर रही है, उससे एक बहुत बड़ा फंड अमाउंट सरकार के पास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, उनके लाइफ स्टाइल को इन्वेस्ट करने के लिए सरकार के पास फंड भी अवेलेबल रहेगा। सर इसमें एक बात और आ रही है यूपीएस में कि 10 साल की अगर कर्मचारी सेवा पूरी करता है तो उसको एक न्यूनतम पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाने की बात की गई है। तो ये पहले की तुलना में कितना बेहतर आप मान रहे हैं? नहीं, पहले भी चूँकि ये अनुपातिक रूप में था कि जिसकी 20 साल से कम सर्विस है उसी रेशो में हम प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करके उसको देते थे। और वही हमारी स्कीम में भी है कि अगर जितना उसका कंट्रीब्यूशन है उसी की बेसिस पर हम जो उसको प्रोपोर्शनेट उसको हम पेंशन का पेमेंट करेंगे। जिसकी सर्विस कम है उसको निश्चित उसका पेंशन अमाउंट कम होगा। जिसकी सर्विस ज़्यादा है, इसने टोटल सर्विस पूरी कर ली है 20 साल, उसको जो है वो पूरी पेंशन का हकदार है। जिसकी कम सर्विस है प्रोपोर्शनेटली उसमें वो रिड्यूस हो जाएगी। आपके रिसर्च में अगर हम थोड़ा सा क्लियर पूछना चाहें कि इन 3 ऑप्शन से आपकी जो रिसर्च है कितनी बेहतर है, और अगर उस रिसर्च को माना जाता है तो कितना फ़ायदा कर्मचारियों को मिलेगा आपकी? निश्चित रूप से हमारे रिसर्च में कर्मचारियों को भी फ़ायदा मिलेगा। हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो हमने मेडिकल हेल्थ की बात की 10% का डिडक्शन करके, मेडिकल सेक्टर भी इनरिच होगी। और रिटायरमेंट के बाद जो परिवार है जो व्यक्ति है उस पर जो आश्रित लोग हैं, वो एक निश्चित रूप से अपने जीवन स्तर को की अच्छी शैली में जीवन निर्वाह कर सकते हैं। और सरकार के पास तो फंड अवेलेबल जो 18.5% सरकार के पास फंड बन रहा है, सरकार उससे पेंशन पेमेंट करती रहे। और जो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को भी, जैसे ओपीएस में 50% मिलता है पेंशन का, वैसे ही इसमें भी उसको हम दे सकते हैं। और जब परिवार पर कोई डिपेंडेंट नहीं रहा है उस कर्मचारी पर, तो वो पूरा फंड, जैसे ओपीएस में सब कोई कुछ नहीं मिलता है, वैसे हमारी रिसर्च स्कीम में भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सर विवाद तो सबसे ज़्यादा यही है कि एनपीएस को तो मानने को ही तैयार नहीं है कर्मचारी वर्ग। तो लगभग एनपीएस का ही थोड़ा बहुत प्रारूप आप में भी दिख रहा है कि ओपीएस से और आपके में वही विरोध होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर वो प्रारूप माना जाएगा तो ओपीएस का ही समर्थन है, एनपीएस का समर्थन है नहीं। और वही मोटा मोटा अगर बात करें तो आपके भी रिसर्च में वही चीज़ें आ रही हैं। इससे आप किस तरीके से, आपको लगता है कर्मचारियों को आपकी रिपोर्ट आने के बाद समझाया जा सकता है? नहीं, हमारी स्कीम में जो ओपीएस के बेनिफिट है वो तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा। मैं 100 में 60 और 40 की बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारी स्कीम में रिसर्च में 60-40 की कोई बात नहीं है। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो अलग
एम्प्लॉइज़ का कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट वो अलग हो गया। एम्प्लॉइज़ का कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट एम्प्लॉइज़ को दे दिया गया, और जो एम्प्लॉयर का मतलब सरकार का जो कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट है उसी के फंड मैनेज करके ही हम एम्प्लॉइज़ को और उसके डिपेंडेंट को टिल डेथ, जब तक वो उसका जीवन है, उसको हम 50% पेंशन का प्रोविज़न कर सकते हैं। और चूँकि ये हमारे वेलफेयर स्टेट्स है तो सरकार को ऐसी स्कीम पर सोचना चाहिए जिससे जो हमारा नीचे का तबका है, जो लगभग जो मगर डेटा माना जाए तो लगभग 80% एम्प्लॉइज इस कैटेगरी में आते हैं, वो निश्चित रूप से इससे प्रभावित होंगे। उनका आर्थिक और जीवन स्तर बिल्कुल रूप से स्थिर होगा और अच्छा रहेगा। आपने सर रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी है। केंद्र सरकार से इस विषय में किसी तरीके के आगे कम्युनिकेशन आपका हुआ है कोई? नहीं, हमने ये रिपोर्ट अपने की थी, फिर जनरल यूडीसी केयर जनरल में छप चुका है। छपने के बाद हमने शासन को भेजा था और शासन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उसके बाद मेरा उसका बस एक ही आया था कि हाँ आपका लेटर मिला, और उसको हमने पेंशन डिपार्टमेंट को आगे की कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया है, और ये फरवरी 2024 की बात है। शुक्रिया सर। तो आपने सुना सोमेश शुक्ला जी को, जिनका कहना है कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के अलावा जो आपकी रिपोर्ट है जिन्होंने रिसर्च करके केंद्र सरकार को सौंपी है, इनका मानना है कि इस रिसर्च को अगर केंद्र सरकार मानती है तो कर्मचारियों के लिए बेहतर होगा। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।